नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज एक बड़ा सवाल सबके सामने, और वो सवाल यह है कि क्या ये जो एमएलएस की तनख्वाह बढ़ाने का प्रस्ताव है ये सही है या गलत है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इसी के मद्देनजर केजरीवाल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, विधायकों के वेतन में 4 गुना इजाफे का विरोध यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उन लोगों ने किया। कांग्रेस ने बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलने का उठाया सवाल। ये तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया और यूथ कांग्रेस के लोगों का क्या कहना था, कांग्रेस का क्या कहना था, आइए देखते हैं। दिल्ली के विधायकों का वेतन 4 गुना बढ़ाने की मांग जायज है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम आपके सामने कुछ सवाल रख रहे हैं, जरा देखें अपनी स्क्रीन पर। हल्ला बोल में आज के प्रमुख सवाल यही हैं कि क्या ये जो वेतन बढ़ाने की मांग है, 4 गुना बढ़ाने की जो मांग है, ये क्या ठीक है? एक पहला सवाल। दूसरा सवाल, दिल्ली में इतनी वेतन बढ़ोतरी की मांग गलत है क्या? 8 माह में केजरीवाल सरकार की पोल खुल रही है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आप दूसरी राजनीतिक पार्टियों से बेहतर नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि अगर ये भी अपने बारे में इतना सोच रहे हैं तो क्या कहेंगे? केंद्र शासित दिल्ली में विधायकों का इतना वेतन क्या ठीक है? ये एक और सवाल है। यानी ये कुछ सवाल हमारे सामने हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली विधानसभा के स्पीकर की गठित कमेटी की सिफारिशें मंजूर हो गई तो दिल्ली के एमएलए साहब जो हैं वो मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि सिफारिशों में उनकी तनख्वाह 400 गुना बढ़ाने का बात है। अगर दिल्ली विधानसभा की मंजूरी मिल गई तो दिल्ली के विधायक देश के सबसे मालदार एमएलए साहब हो जाएंगे। एक दिन पहले ही विधानसभा स्पीकर की ओर से गठित समिति ने विधायकों की तनख्वाह 4 गुना बढ़ाने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के विधायकों को हर महीने 2,35,000 रुपए की पगार मिलेगी। इतनी मोटी बढ़त पर सवाल उठे तो केजरीवाल के सिपहसालार जवाब के साथ भी तैयार नजर आए। फौरन खर्च की मोटी सूची थमा दी। हर विधायक के ऑफिस में लगभग 250-300 लोग रोज आते हैं। उनको आना, उनको रिसीव करना, उनको बैठाना, उनकी परेशानी सुनना, कम से कम पानी और चाय देना, और उसके मुताबिक फिर उसकी चिट्ठियां बनना। 4 से 6 व्यक्ति ऑफिस में काम करते हैं, पूरा समय देते हैं जो उनकी प्रॉब्लम सुने, उनकी प्रॉब्लम के ऊपर एक्शन हो। इसके अलावा कम्युनिकेशन है, चिट्ठियां बनती हैं। बीजेपी ने कहा एमसीडी को ढंग से काम करने के लिए सरकार की जेब ढीली नहीं होती। डेंगू पर फंड देने के नाम से सदमा लग जाता है, लेकिन अपनी तनख्वाह 4 गुनी करने की सिफारिशें की जाती है। और आप अपने लोगों को 88,000 से बढ़ा करके 2,37,000 कर दें। एक तरफ निगम के लोग हैं जो 300 रुपए में काम करते हैं, एक केवल मीटिंग का भत्ता उनको मिलता है, और दूसरी तरफ आप जिस तरीके से दिल्ली के पैसे को उड़ा रहे हैं, निश्चित रूप से हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। कमेटी ने जो सिफारिशें की है उसके मुताबिक मौजूदा मूल वेतन 12,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए हो। विधानसभा क्षेत्र के लिए भत्ता 18,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जाए। रिसर्च, कंप्यूटर ऑपरेटरों और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 70,000 रुपए प्रति माह। ऑफिस रेंट भत्ता 25,000 रुपए। कम्युनिकेशन भत्ता 8,000 से 10,000 रुपए तक। परिवहन भत्ता 6,000 से 30,000 रुपए। सत्र चालू होने पर रोजमर्रा भत्ता 1,000 से 2,000 रुपए। ऑफिस फर्निशिंग के लिए वन टाइम अलाउंस 1 लाख रुपए और बिजली बिल पर 4,000 रुपए सब्सिडी। हैरत की बात यह है कि पहले विज्ञापन पर मोटा खर्च और डेंगू पर भारी लापरवाही के बाद अब विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश हो रही है, जबकि फंड का रोना रोकर एमसीडी कर्मचारियों की तनख्वाह रोक ली जाती है, उन्हें पेंशन नहीं दिया जाता। आम आदमी की सरकार का ये अंदाज अनूठा है। पंकज जैन और प्रमिला दीक्षित के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। लेकिन एक बहुत बड़ा पैनिक ये चल रहा है कि एकाएक ये सैलरीज हो जाएंगी। नहीं, अभी इन सैलरीज को अमली जामा पहनने में बहुत टाइम लगेगा। वेतन बढ़ाने की सिफारिशें हैं, दिल्ली सरकार के पास जाएंगी, आगे ये होगा, फिर उसके बाद सरकार का वित्त विभाग देगा अपनी राय इस पर। बढ़ोतरी से बढ़ने वाले आर्थिक बोझ की जानकारी, फिर दिल्ली की कैबिनेट विधानसभा में वेतन भत्ता संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तावित करेगी। विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र में गृह मंत्रालय के पास इसे भेजा जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी भी लेनी होगी, यानी यह मामला इतना सरल नहीं है। अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति के पास से लेनी होगी। यानी कि अभी ये रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन
रिकमेंडेशन के बाद भी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, हम आपको यह भी दिखाते रहेंगे कि आखिर किस तरीके से और राज्यों की तुलना में कितना ही आता है। लेकिन सबसे पहले हमारे खास मेहमान हमारे साथ है शाजिया अलमी, बीजेपी से हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है शाजिया। हमारे साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी है कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है अग्रवाल जी। हमारे साथ बलराज सिंह मलिक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि जिस कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दी थी, जिन 3 लोगों की एक कमेटी थी, उन 3 लोगों की कमेटी में एक बलराज सिंह मलिक जी भी थे। हमें आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज का इंतजार है, हम उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन इस डिस्कशन को ओपन करते हैं सबसे पहले बलराज जी के साथ। बलराज जी, आपसे सबसे पहली चीज ये समझना चाहूंगा, किस बेसिस पे इतनी हाइक दी गई है? क्योंकि यहां पर जो अभी आप लोगों ने हाइक दी है, अगर मैं उसको कंपैरेटिव्स में देखूं, एक एमपी को प्रेजेंटली 50,000 रुपए मिलते हैं, आपने वो रिकमेंडेड दिया है। डेली अलाउंस 2,000 एमपी को मिलता है, आपने वो रिकमेंडेशन दिया है। एक एमएलए की तनख्वाह की जो आपने दिल्ली में स्टैंडिंग रखी है, वो एक एमपी की तनख्वाह के बराबर है। ये किस बेसिस पे किया गया? देखिए, कमेटी ने इसमें ये देखा है, क्योंकि अभी आपने एक ताज़ा समाचार भी पढ़ा होगा, इस हफ्ते के अंदर शायद आया है कि पार्लियामेंट भी इस तरह की कोई कमेटी बनाने जा रही है। इसका ये मतलब, सीधा सा मतलब है कि पार्लियामेंट के मेंबर्स भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हैं या कुछ उनकी समस्या है, जिसको वो कमेटी के जरिए अपनी बात को रखना चाहते हैं कि कमेटी उस पर डिसाइड करे। ये बात एमएलए की और एमपी की तनख्वाह बराबर करने का कोई मसला नहीं है। नहीं, लेकिन आप जो एमएलए की तनख्वाह आपने जो रिकमेंडेशन दी है, वो एक एमपी की तनख्वाह के बराबर हो जाती है, और एमपी का क्षेत्र वर्ग ज्यादा है, एमएलए का बहुत कम है। सुनिए, बिल्कुल सैलरी अभी भी हरियाणा के अंदर कई सालों से सैलरी 50,000 है एमएलए की। ये रिकॉर्ड की बात है, असेंबलीज के जितनी भी सर, लेकिन अलाउंसेस कम है। मैं एक आपकी बात को सेकंड करता हूं। एक बार हम यहां पर ग्राफिक्स दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, एक बार और स्टेट्स की तुलना में क्या तनख्वाह, एक बार यहां पर हम वो ग्राफिक्स दिखाना चाहेंगे। ये देखिए सर, हिमाचल प्रदेश में करीब 1.25 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश में 1 लाख रुपए, हरियाणा में 1 लाख रुपए। भले ही 50,000 है, लेकिन 1 लाख रुपए, और जो आपने रिकमेंडेशन दिया उससे 2,10,000 हो जाता है। पंजाब में 84,000, उड़ीसा में 20,000, दिल्ली में 88,000, जो शीला जी ने 2011 में 100% वृद्धि के बाद 88,000 किया। आप भले ही 50,000 बता रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इतना आता है 1 लाख। अब आप बताएं सर। बिल्कुल, इसका आधार वास्तविकता को हमने लिया कि वास्तविकता क्या है, धरातल पे क्या है, एक एमएलए को क्या क्या फेस करना पड़ता है। एक एमएलए की अपनी ड्यूटीज करने के लिए उसको आर्थिक आधार। सर, क्या एक एमएलए को 12 लाख की गाड़ी का लोन मिलना ठीक है? 12 लाख, देखिए, ये रिकमेंडेशन है, इसमें 12 लाख का मतलब ये नहीं है। आज भी कोई इंडिविजुअल आदमी, हम और आप भी अपने मर्जी से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोई गाड़ी लेना चाहें तो सारे बैंक खुले हैं लोन लेने के लिए। ये रिकमेंडेशन है, सिर्फ यहां तक लोन दिया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं हर एमएलए 12 लाख की गाड़ी खरीदेगा या 12 लाख का लोन लेगा। ये लोन है, उसकी सैलरी या उसको देना पड़ेगा वापस, और इस पे इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट क्या होगा ये डिसाइड करेगा। आपने जो पॉइंट रखे, वैसे ये बता दीजिए मलिक साहब से जानना चाहता हूं, इसका बेसिस क्या है? सर, बेसिस, हाँ, बेसिस ये लिया है कि आजकल बाजार में जिस तरह की गाड़ियां, कैलकुलेशन का बेसिस क्या है? 12 लाख का क्या बेसिस है? 12 लाख नहीं, वो ओवरऑल बोल रहे हैं। ओवरऑल ये है कि जो अलाउंसेज है, सैलरी को छोड़ के कोई भी अलाउंस एमएलए के घर की चारदीवारी के अंदर जाने के लिए नहीं है। अलाउंसेज किसी खास काम को करने के लिए पैसे का प्रबंध होता है। एक चीज मुझे बता दीजिए, इसके बाद हमारे साथ सौरभ भारद्वाज भी जुड़ गए। सौरभ, आपका स्वागत है। और मैं आप एक कमेटी अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट मुझे दे दीजिए। ओवरऑल लोड कितना आएगा दिल्ली सरकार के ऊपर अगर ये अप्रूव्ड एज इट इज होता है? देखिए, ये कैलकुलेट तो किया होगा आप लोगों ने? हमने कैलकुलेट किया, मगर मेरे पास इस वक्त फिगर नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन ये काम ये क्लियर कट नजर आ रहा है कि कितना इसमें होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भी आदमी इसमें कैलकुलेट कर सकता है कितना बर्डन आएगा। सौरभ, आपका स्वागत है। सौरभ को हम इस शो में वेलकम करते हैं। मेरा पहला सवाल बल्कि सौरभ आपसे ही था, लेकिन जुलाई में जो एक दल गया था अरविंद के पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास, और जिन लोगों ने अपनी ये एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, उनमें से एक नाम आपका भी था। जो एमएलएस थे जिन्होंने कहा था कि तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सौरभ, और हम आपको बता दें, आपने अभी ज्वाइन किया है, हमने अपने दर्शकों को बता दिया है कि ये रिकमेंडेशन है, ये फाइनल अप्रूवल नहीं है। अभी इसमें कई स्टेजेस हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो प्रपोज किया गया है, आप इसे सही मानते हैं, कम मानते हैं, ज्यादा मानते हैं? आपका अपना इंडिविजुअल राय क्या है इस पर? जी, मैं एक चीज़ थोड़ा सा, जनरली जो सैलरी कंपोनेंट होता है,
उसके ऊपर बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह जो और नौकरियों में मिलते हैं वो लोग आप अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, अपने परिवार पे खर्च कर लेते हैं, क्योंकि वो उसका हिस्सा होते हैं। जो एमएलए का जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है उसके अंदर मात्र 12,000 रुपये ही है जो आपकी सैलरी है, जो आप अपने और अपने परिवार पे खर्च कर सकते हैं। मेरा विनम्र निवेदन ये है कि आज की तारीख में ये बहुत मुश्किल है कि आप और आपका परिवार 12,000 रुपये में दिल्ली में पर मंथ रह सके। सौरभ, लोगों ने जो लोग समृद्ध हैं, जिनके पास सौरभ जी, आज से 4-5 महीने पहले अगर हम आपकी यही बात सुन रहे होते तो समझ में आ रही थी। आज ये बात समझ में आती है सबको, 12,000 कम है। अग्रवाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरा आपसे सीधे सीधे एक सवाल ये है, ये जो इन्होंने यहाँ पर रखी है प्राइसिंग, ये जो इन्होंने यहाँ पर आपकी कॉस्ट रखी है या आपके लिए रेम्यूनरेशन रखे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? ये कम है, ज्यादा है, ठीक है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए हर एक चीज़ पे अलग अलग डिस्कशन होना चाहिए। जैसे वो 12 लाख रुपए वाला लोन है, मुझे लगता है कि उससे अननेसेसरी लोगों को लगता है पता नहीं ये 12 लाख रुपए ना ले ले, इसलिए उसको बाकायदा 4 लाख भी कर लिया जाए तो मुझे लगता नहीं कि हमें कोई खास फर्क पड़ता है। हर एक एमएलए की इंडिविजुअल राय हो सकती है इन कंपोनेंट्स के ऊपर। जैसे कि इन्होंने ट्रैवल के लिए जो 3 लाख रुपए दिया, मेरी इंडिविजुअल ये मानना है कि उसको अगर 50,000 भी कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर घूमें। मगर ये जो 12,000 की जो सैलरी का कंपोनेंट था, मेरा ये मानना था और मैं आज भी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इस पे बहस होनी चाहिए कि 12,000। अग्रवाल जी, अब आपका रिएक्शन। ठीक है। सौरभ, आपने जो पॉइंट रखा है यहाँ पर, आपने जो पॉइंट रखा है उसमें अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा यहाँ पर कि क्या ये केस ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज नहीं है सौरभ? और क्यों? जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, एमसीडी के कर्मचारियों को बड़ा धोख के सब कुछ करके उनको तनख्वाहें अब जाके मिली हैं, बल्कि एक एमसीडी के कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली, रेलवे लाइन के ऊपर खड़ा रहा 15 मिनट, उसके बाद सुसाइड कर लिया। आपके मुख्यमंत्री चले जाते हैं दादरी, उनके घर तो कोई नहीं जाता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये केस ऑफ मिसप्लेस प्रायोरिटीज नहीं है? सबसे पहले अपनी जो सेवा करने वाले लोग हैं वो अपनी जेब पहले सबसे पहले देखें। मैं बिल्कुल आपको बताऊं, ये जो प्रायोरिटीज़ को जो मिसप्लेस किया है ये एमसीडी ने किया है। इनको फंड दिया गया मगर इन्होंने वो फंड लोगों की सैलरी और पेंशन में ना खर्च करके अन्य जगहों पे खर्च किया। दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये पैसा आप सिर्फ सैलरी और पेंशन में ही दे सकते हैं। इन्हें बार बार फंड दिया जाता है मगर ये जानबूझ के पेंशन और सैलरी में पैसा ना खर्च करके बाकी जगह पैसा खर्च कर देते हैं। ये इनकी गड़बड़ी है। बुजुर्गों की पेंशन और इस पर क्या कहेंगे? खैर, ये सब पे आ रहा हूं मैं। शाजिया और जेपी अग्रवाल जी, अब आपका टर्न। जेपी अग्रवाल जी, क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले आपके पास। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या इन्होंने जब चुनाव लड़ा था, जो मैनिफेस्टो रिलीज किया था, उसमें ये लिखा था कि हम अपने विधायकों की तनख्वाह 400% बढ़ाएंगे, 4 गुना कर देंगे और ये पर्क देंगे। आपने कहा था हम सेवा की भावना से और पार्टियों से बेहतर काम करेंगे और बिगड़ पैसे के काम करेंगे और ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन दिखाएंगे जो बिल्कुल पारदर्शी होगा। पहली बात ये, जिसमें ये खड़े नहीं उतरे और इन्होंने अपना जवाब खुद दे दिया। ये दूसरी बात, जो पैनल बनाया है स्पीकर साहब ने, वो पैनल इन्हीं का पैनल माना जाएगा। ये कोई कोर्ट का पैनल नहीं है, ये इंडिविजुअल पैनल नहीं माना जाएगा। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ ये जो पैनल बना है, क्या इसकी सीटिंग हुई, कितनी सीटिंग हुई और इनको कितने पैसे मिले। नंबर 3, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पैनल ने रिकमेंडेशन दी है उसका आधार क्या रखा है? क्या उसका आधार जीडीपी है? क्या उसका आधार ग्रोथ है? क्या उसका आधार खर्चा है? ये कह देना, ये कौन कह सकता है कि किसके घर में क्या खर्चा होगा? मैं भी आज, मेरे को 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं, मेरे को इनका आधार मालूम नहीं देता। बात यह है, मुझे ये लगता है कि इनकी पार्टी में तोड़फोड़ बहुत है और क्योंकि इनके बहुत सारे विधायक टूटने को तैयार थे, पहले इन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए और अब इन्होंने ये पैसे का लालच दिया है। आपने जो पॉइंट रखे हैं, मैं बलराज जी से इतने पक दे रहे हैं, मैं बलराज जी से सबका जवाब लूंगा। आपने जो पॉइंट रखे हैं बलराज जी से जवाब लूंगा और यही जवाब मैं कोशिश करूंगा सौरभ भी दें, लेकिन अभी शाजिया के पास आना जरूरी है। शाजिया, आपकी इस पर क्या राय है? हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब सीधे चलते हैं, यहां पर हमारे साथ शाजिया अलमी मौजूद है। शाजिया, आपका क्या कहना है, खासकर ये देखते हुए कि इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं और अभी वो
पूरे अप्रूव नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही सिलसिला एमपीज के लिए भी उस तरफ चल रहा है। बिल्कुल, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। सत्ता से पहले की हम आपको बात बता दें, 24 मार्च 2012 अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था बाकायदा, जब पार्लियामेंट में एमपीज ने सैलरी बढ़ाने की बात की थी और सैलरीज बढ़ भी गई थी, कि पिछले 44 साल से जन लोकपाल पर कोई आम सहमति नहीं बनी, लेकिन वेतन बढ़ाने की बात पर सहमति बन गई। और वही अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आते हैं, डेंगू के इस माहौल में जब लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तो ऐसे उसमें पहले प्राथमिकता उनको क्या सूझती है कि शराब पीने की उम्र घटाई जाए। दूसरी प्राथमिकता उनको नजर आती है कि 4 गुना सैलरी बढ़ाई जाए। ये ऐसे माहौल में जब 7,000 करोड़ का जो डेट है बढ़ा हुआ है दिल्ली सरकार पर। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात, कि बिजली के बिल घटाए जाएंगे। जाहिर है पॉपुलिस्ट मूव है, लोग माने भी, लेकिन पहले क्या कहा था कि सीएजी की ऑडिट के बाद जो बकाया पैसा है जो बिजली कंपनियों को देना है सरकार को, ये पैसा वहां से आएगा। अब ये पैसा कहां से आ रहा है? सरकारी खजाने से। तो आप देखिए किस तरह से, और 21 पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरीज बनाए गए। कबीर एनजीओ और परिवर्तन के जो उनके काम करने वाले पुराने लोग हैं साथी, उन सबको सरकार में जगह दे दी गई। दिल्ली डायलॉग कमीशन में आशीष खेतान को ना सिर्फ बंगला बल्कि शाज़िया, आप क्या कहना चाहती हैं? ये जो रिकमेंडेशंस है, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाह रही हूं कि सरकारी 520 करोड़ का गुणगान हुआ है सरकारी पैसों से। मैं कह रही हूं कि आम आदमी दिल्ली का जो है, जो सिटीजन है, जो आम औरत और आम आदमी है, जो टैक्स पेयर्स है, ये उनके पैसे के साथ खिलवाड़ है, ये वादा खिलाफी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ना मैनिफेस्टो में कहा, ना इस पर रेफरेंडम लिया। अरविंद केजरीवाल, सौरभ, आपके जवाब और बलराज जी से कुछ सवाल यहां पर पूछे गए थे। आपने जो कहा शाज़िया, इन सब पर हम जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारे दर्शक कहीं ना जाइए, लेकिन एक सवाल यह है कि जब आप बात करते हैं हक की,